चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम उस सोर्स मटेरियल और रिपोर्ट की गहराई में जाने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम लीक की। सोर्स मटेरियल ने बहुत ही बारीकी से इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश किया है और आज हम समझेंगे कि आखिर ये पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क काम कैसे कर रहा था। 22 लाख। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई आम एग्जाम नहीं था, ये नीट यूजी था जो 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का भविष्य तय करता है। ये वो एग्जाम है जिसे पास करके लोग डॉक्टर बनते हैं, वो डॉक्टर जिनके हाथों में हम अपनी जान सौंपते हैं। तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में उन स्टूडेंट्स और उनके परिवारों पर क्या बीती होगी जिनकी सालों की मेहनत इस एक लीक की वजह से रातों रात बर्बाद हो गई। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये 22 लाख जिंदगियां हैं जिनके सपनों पर ब्रेक लग गया। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द शॉकिंग एग्जाम डिस्कवरी। आखिर इतने बड़े स्कैम का खुलासा हुआ कैसे? कहानी की शुरुआत एग्जाम वाले दिन से नहीं बल्कि उससे ठीक एक रात पहले से होती है। सोर्स के अनुसार 2 मई को केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा एक स्टूडेंट अपने पिता को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजता है। उसके पिता राजस्थान के सीकर में एक पीजी हॉस्टल चलाते हैं। उस मैसेज में एक फाइल थी और साथ में लिखा था कि ये वही 300 सवाल हैं जो कल नीट के पेपर में आने वाले हैं और इन्हें हॉस्टल के स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया जाए। पिता ने अगली सुबह वो पेपर अपने हॉस्टल के बच्चों को बांट भी दिया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब एग्जाम खत्म होने के बाद उन पिता ने उस पेपर को पास के ही एक कोचिंग टीचर को दिखाया। वो बस ये जानना चाहते थे कि इसमें से कितने सवाल सच में एग्जाम में आए। उस टीचर का जो जवाब था उस पर यकीन कर पाना सच में बहुत मुश्किल था। बायोलॉजी के 90 में से 90 और केमिस्ट्री के 45 में से 45 सवाल बिल्कुल मैच कर रहे थे। मतलब एक कॉमा या फुल स्टॉप तक इधर उधर नहीं था। कुल मिला के 180 में से 135 सवाल जो नीट के असली पेपर में आए वो इस व्हाट्सएप वाले तथाकथित गेस्ट पेपर में पहले से मौजूद थे। साफ है ये कोई गेस्ट पेपर नहीं था, ये एक 100% असली लीक हुआ पेपर था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, फॉलोइंग द पेपर ट्रेल। आखिर ये लीक शुरू कहां से हुआ और इसका सफर कैसा रहा? यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पेपर आखिर सीकर और केरल तक पहुंचा कैसे। सोर्स मटेरियल ने इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क की जो रिवर्स इंजीनियरिंग की है वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगती। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से। वहां से पेपर चुराया जाता है और वो गुड़गांव पहुंचता है। गुड़गांव में इसे जानबूझकर एक गेस्ट पेपर का रूप दिया जाता है ताकि किसी को कोई शक ना हो। इसके बाद ये पेपर राजस्थान के जम्वा रामगढ़ के ब्रोकर्स तक पहुंचता है और आखिर में सीकर के एजेंट्स के जरिए सीधे स्टूडेंट्स के मोबाइल फोन तक। ये पूरा ऑपरेशन एक बेहद वेल प्लान नेटवर्क के थ्रू चल रहा था। अब जरा इनके फाइनेंशियल मॉडल पे नजर डालते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक तरह से करप्शन का भी डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। नासिक में जिस मेडिकल स्टूडेंट ने सबसे पहले फिजिकल कॉपी खरीदी उसमें 1 लाख रुपए दिए। फिर गुड़गांव में इसकी सॉफ्ट कॉपी 15 लाख रुपए में बेची गई। वहां से जवारामगढ़ के ब्रोकर्स ने इसे 30 लाख में खरीदा और चेन में नीचे आते आते सीकर में एक स्टूडेंट को यह पेपर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में मिल गया। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए। देश का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम महज 500 रुपए में बिक रहा था। और क्या ये सब सिर्फ कुछ फोन कॉल्स या नॉर्मल व्हाट्सएप से हो रहा था? बिल्कुल नहीं। सोर्स बताता है कि पकड़े जाने से बचने के लिए इन लोगों ने किसी साधारण मोबाइल कैमरा का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि पोर्टेबल हाई डेफिनेशन स्कैनर्स यूज किए। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि डेटा ट्रांसफर को छुपाने और मॉनिटरिंग सिस्टम्स को चकमा देने के लिए नासिक के आउटर इलाके में बाकायदा एक कस्टम शैडो सर्वर तक बना लिया गया था। मतलब इनकी तैयारी और टेक्नोलॉजी का लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ऑफिशियल इनएक्शन एंड डिनायल्स। जब ये सब हो रहा था तब अथॉरिटीज का क्या रवैया था? एक तरफ ये हाईटेक गैंग अपना काम कर रहा था और दूसरी तरफ हमारा सिस्टम क्या कर रहा था? ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। 26 अप्रैल को गुड़गांव का डॉक्टर पेपर भेज देता है। 29 अप्रैल तक तो ये बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स में बंटना शुरू हो चुका होता है। 2 मई को जब सीकर के उस पिता ने पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया कि अफवाह मत फैलाओ। लगभग 1 महीने तक पेपर मार्केट में सर्कुलेट होता रहा, एजेंसी सोती रही और आखिरकार बहुत ज्यादा पब्लिक और मीडिया प्रेशर के बाद 12 मई को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम कैंसिल किया। यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। एक तरफ एनटीए के डायरेक्टर जनरल नेशनल टीवी पर बयान देते हैं कि अरे कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था जिसमें से कुछ सवाल इत्तेफाक से मैच हो गए। और दूसरी तरफ हमारी गणितीय वास्तविकता है, 180 में से 135 सवाल बिल्कुल उसी क्रम में मौजूद थे। अगर 135 सवालों का एक साथ एक ही क्रम में मैच होना लीक नहीं है तो शायद सिस्टम के हिसाब से लीक तब माना जाएगा जब पूरे 180 में से 180 सवाल मैच हों। ये जो लगातार डिनायल मोड में रहने की आदत है ये सिर्फ हैरानी ही नहीं बल्कि गहरी निराशा पैदा करती है। सोर्स यहाँ इस बात पर भी जोर देता है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए 2024 के नीट एग्जाम में भी बिल्कुल यही पैटर्न देखा गया था। तब कुछ स्टूडेंट्स को बिना किसी लॉजिकल स्पष्टीकरण के ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे जिसकी वजह से 67 स्टूडेंट्स के पूरे 720 में से 720 नंबर आ गए। मैथमेटिकली ये बहुत ही असामान्य और लगभग नामुमकिन था। देश भर में प्रोटेस्ट हुए, सीबीआई जांच भी बैठी, लेकिन आखिर में नतीजा क्या निकला? कुछ छोटे मोटे लोगों को पकड़ा गया, कोई बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ और सिस्टम की जवाबदेही आज भी जस की तस शून्य बनी हुई है। अब रुक करते हैं सेक्शन 4 का, कथित राजनीतिक कनेक्शंस।
सोर्स मटेरियल में क्या दावे किए गए हैं, आइए देखते हैं। यहाँ हम इस एनालिसिस के एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्से पर पहुंचते हैं। ध्यान रहे, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो सोर्स मटेरियल में सामने रखा गया है। सोर्स में जमवारा रामगढ़ के बीवाल ब्रदर्स का जिक्र है, जिन पर पेपर खरीदने और बेचने का मुख्य आरोप है। मटेरियल में कई होर्डिंग्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिनमें आरोपी को एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी की यूथ विंग का नेता बताया गया है। इन तस्वीरों में वो आरोपी राज्य के कई बड़े नेताओं और यहां तक कि एजुकेशन मिनिस्टर के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। सिस्टम के भीतर की संभावित मिलीभगत को पॉइंट आउट करने के लिए सोर्स ने इन विजुअल्स का इस्तेमाल किया है। और बात सिर्फ कुछ तस्वीरों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि इस नेटवर्क को 1 महीने पहले से ही भनक थी कि पेपर लीक होने वाला है। मतलब ये कोई आखिरी मिनट की डील नहीं थी, बल्कि एक लंबा प्लान था। साथ ही सोर्स ये भी दिखाता है कि आरोपी चुनावों में राजनीतिक उम्मीदवारों के लिए खुलेआम वोट मांग रहा था। लेकिन सबसे बड़ा और चुपता हुआ सवाल सोर्स तब उठाता है जब वो ये फैक्ट सामने रखता है कि इन्हीं आरोपियों के परिवार के 4 बच्चों ने पिछले ही साल नीट का एग्जाम पास किया था। सोर्स बहुत ही सीधा सवाल पूछता है, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। इन सब बातों के बीच अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, द नीड फॉर प्लान बी। छात्रों के लिए आगे का रास्ता क्या है। देखिए, सिस्टम की ये खामियां अपनी जगह हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा, सबसे सीधा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ता है जो दिन रात एक करके सब कुछ छोड़कर पढ़ाई करते हैं। सोर्स ने उस भारी मेंटल और इमोशनल कीमत पर जोर दिया है जो स्टूडेंट्स को चुकानी पड़ती है। एग्जाम के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बजाय उन्हें अचानक पता चलता है कि फिर से एग्जाम देना होगा। कई तो हताशा में आकर अपने नोट्स और किताबें तक बेच चुके होते हैं। ऐसे में सोर्स एक बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ इस मुद्दे को कंक्लूड करता है। एग्जाम्स आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं करते। अगर कोई एक एग्जाम खराब हो गया या सिस्टम की नाकामी की वजह से रद्द हो गया, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भविष्य खत्म हो गया। फोकस कामयाब होने पर नहीं, बल्कि काबिल होने पर होना चाहिए। अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, एक्सीलेंस के पीछे भागिए। सक्सेस अपने आप कदम चूमेगी। किसी एक टूटे हुए सिस्टम के भरोसे अपना पूरा कैरियर और अपनी मेंटल हेल्थ दांव पर लगाना कोई समझदारी नहीं है। और बिल्कुल इसीलिए लाइफ में एक सॉलिड प्लान बी होना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। आज के इस मॉडर्न और तेजी से बदलते जमाने में सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने के अलावा भी हजारों ऐसे बेहतरीन करियर ऑप्शंस मौजूद हैं जहां शानदार ग्रोथ और पैसा है, जैसे कि डेटा साइंस, यूआई यूएक्स डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, कंटेंट क्रिएशन या क्लाइमेट रिसर्च। ये वो फील्ड्स हैं जिनके बारे में अक्सर स्कूलों या कोचिंग सेंटर्स में बात नहीं होती, लेकिन असलियत यही है कि भविष्य इन्हीं का है। सोर्स ने बहुत ही सही तरीके से स्टूडेंट्स को इन्हीं नई राहों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट किया है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इतने बड़े पैमाने पर बार बार होने वाले स्कैम्स और सिस्टम की इस लगातार विफलता को देखते हुए क्या हमें भविष्य में कभी कोई ऐसा ठोस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखने को मिलेगा जो इन एग्जाम्स की खोई हुई गरिमा और भरोसा वापस ला सके, या फिर कड़वी सच्चाई यही है कि हमें इस सिस्टम की खामियों को एक रियलिटी मान लेना चाहिए और अपने भविष्य को बचाने के लिए नए रास्तों की तलाश खुद ही करनी होगी। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।